हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इनसाइट आईएएस का जो दिसंबर की 2019 की मैगजीन है उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम 13 पेजेस इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर 14 जो पेजेस हैं। हम 13 करके 10 वीडियोज़ में पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। और जो हम विंटर सोलिस्टाइज 2019 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब GS2 का जो टॉपिक है दैट इज़ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इन SC/ST कोटा फॉर प्रमोशन, ये देखते हैं। And guys, please hit the subscription button and like our video also. Wait a minute. Yes. अब जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में क्यों रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो रेफ़र करे टू अ 7 जज बेंच द क्वेश्चन वेदर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना चाहिए या नहीं अप्लाई होना चाहिए टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जब उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे रहे हों। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये केवल रिजर्वेशन इन प्रमोशन के रिगार्डिंग है, नोट की जब वो सर्विस में एंटर कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो इशू क्या है, सेंटर हैज आस्क्ड द CGI टू रेफर अ सितंबर 2018 का जजमेंट ऑफ अ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जर्नैल सिंह वर्सेस जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस था टू अ लार्जर बैंक ऑफ 7 जजेस फॉर अ रिव्यू। तो जो सेंटर है उन्होंने CGI को बोला है कि जो उनका जजमेंट था 5 बेंचेस का और सुप्रीम कोर्ट इन जर्नैल सिंह वर्सेस ये लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाला, उसको एक बड़ी ब्रांचेस को दैट इज़ 7 जजेस की ब्रांच को रिव्यू करने के लिए दे। एंड इन जर्नैल सिंह द कोर्ट हैज़ एग्रीड विद इट्स 12-year-old वर्डिक्ट इन द नारायण केस डेट जो क्रीमी लेयर है वो अप्लाई होगी टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स in order to prevent the socially advanced in backward community or class from eating the whole cake while leaving the weekend among them improvised। तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, वेट अ मिनट, तो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आया कहाँ से था, इट्स कम फ्रॉम इंदिरा साहनी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया के केस था। तो वहाँ से वही यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। तो द मीन स्टेज एंड क्रीमी लेयर फर्स्ट फाइंड इम्प्रेशन इन द जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का, जो डिलीवर किया गया था 9 जज बेंच के द्वारा ऑन 16 नवंबर 1992। तो जो क्रीमी लेयर होती है वो सब मेंबर्स होते हैं बैकवर्ड क्लासेस के जो हाईली एडवांस होते हैं सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली और एजुकेशनली भी। अब जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 335 वो रिकग्नाइज करता है कि जो स्पेशल मेजर्स की ज़रूरत है कि वो अडोप्ट करने के लिए फॉर कंसिडरिंग द क्लेम्स ऑफ SC एंड ST इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जो ज़रूरत है वो देख लेते हैं कि सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस जो SC और STs ने देखा है इन फेडरल और कास्ट ओरिएंटल सोसाइटी के दौरान, तो वो पोज करता है एक रियल बैरियर ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। तो उसके दौरान ये सारा इसकी ज़रूरत है इन्हें रिगार्डिंग द रिजर्वेशंस। तो हाउ वाज क्रीमी लेयर मेड अप्लीकेबल टू SC और ST। तो जो इंदिरा साहनी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो इस लैंडमार्क जजमेंट में 1992 में जो डिसीजन था इन इंदिरा साहनी और यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट कि जो रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16 का क्लोज 4 could only be provided at the time of entry into the government service, very important, and not in matter of promotion। तो जो इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू द जो इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग could be only provided at the entry into the government service, not in the matter of promotion। और जो प्रिंसिपल है वो ऑपरेट करेगा ओनली प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखेंगे प्रोस्पेक्टिवली या नोट रेट्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट अफेक्ट प्रमोशन ऑलरेडी मेड एंड रिजर्वेशन ऑलरेडी जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो भी प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन दे चुके हैं प्रमोशन में जो सर्विसेज में है उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। तो जो भी ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो वो इस जजमेंट से 5 साल तक वो करते रहेंगे। मोर सिग्निफिकेंटली ये रूल किया गया जो क्रीमी लेयर है वो कैन बी एंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड। और 17 जून 1995 में जो पार्लियामेंट था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने 77th अमेंडमेंट लाए विच क्लोज 4 वॉज इंसर्टेड इन 16। तो जो हमारा इंदिरा साहनी था उन्होंने 16
4 का बताया था, और जो हमारे पार्लियामेंट है उन्होंने 16(4) में एक क्लोज ऐड कर दिया गया टू एनेबल रिजर्वेशन टू मेड इन द प्रमोशन फॉर SC और ST। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो वैलिडिटी थी अमेंडमेंट की वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज की गई इन नागराज केस जो 2006 का था, अपॉलिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16(4)(a). जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि डेट इट इज़ एन अलेबलिंग प्रोविजन, द स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन प्रमोशन। अगर वो करना चाहती है वो तो मतलब बेसिकली यही बोला है कि जो स्टेट है वो बाउंड नहीं है रिजर्वेशन करने के लिए, अगर लेकिन वो करना चाहती है तो उसे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा 3 फैक्ट्स के बेसिस पे। डेट इज़ फर्स्ट इज़ बैकवर्डनेस उस क्लास की, कि इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और जो एफिशिएंसी है उनकी सर्विसेज की। तो इन तीनों के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करने के बाद ही जो स्टेट है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हैं, लेकिन वो बाउंड नहीं है बाय आर्टिकल 335 वुड नॉट बी अफेक्टेड। और जो कोर्ट है उन्होंने रूल किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है डू नॉट एब्रोगेट द फंडामेंटल जो है इक्वालिटी के। वेरी इंपॉर्टेंट। जो नीड ऑफ द आर देख लेते हैं कि अनडिफाइंड पैरामीटर्स हैं एफिशिएंसी के, जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी भी एब्सेंस है कि कितने बैकवर्ड है नहीं है उसकी इवेलेट करने के लिए, एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग होल प्रोसेस ऑफ प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विस। सेकेंड है एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा और असेंबलीज के अंदर। तो रिसेंटली जो कंटेक्स्ट में क्यों है कि एंग्लो इंडियंस आर अनलाइकली टू बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम नाउ ऑन, विच जो गवर्नमेंट है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग नॉट टू एक्सटेंड द प्रोविजन डेट इज़ प्लेस फॉर द पास 70 ईयर बट एक्सपायर इन। तो बेसिकली इस बार जो एंग्लो इंडियंस थे वो नॉमिनेट नहीं किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये है कि जो हमारा आर्टिकल 334 है हैज़ लेट डाउन प्रोविज़न कि जो रिजर्वेशन देना चाहिए सीट्स के लिए फॉर SC और ST, और नॉमिनेशन होना चाहिए एंग्लो इंडियंस का लोकसभा और स्टेट असेंबली में, जो ख़त्म हो रहा था हमारा 25 जनवरी 2020 के अंदर। अगर वो एक्सटेंड नहीं कर दिया गया तो 25 जनवरी 2020 में एंड हो रहा था। ये हमारे जो प्रमोशन दे रहे थे रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ SC एंड ST, और जो नॉमिनेशन कर रहे थे एंग्लो इंडियंस का। अब मीनिंग क्या है एंग्लो इंडियंस का, तो एज फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डिफाइन किया गया आर्टिकल 366 के क्लोज 2 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि एक पर्सन जिसके कोई फादर और कोई भी मेल प्रोजिनेटर्स मेल लाइन के अंदर और जो यूरोपियन डिसेंडेंट रहा हो बट हु इज़ नेटिव ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कोई भी मेल स्ट्रिंग का जो यूरोपियन डिसेंडेंट रहा हो तो वो होना चाहिए, और उसके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, जो हम अपनी लक्ष्मीकांत सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंग्लो इंडियंस इन पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, तो आर्टिकल 331 में क्या है जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ऑथराइज करते हैं कि वो नॉमिनेट कर सकें 2 मेंबर्स को ऑफ द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी, अगर जो मेंबर्स कम्युनिटी के हैं वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। इफ़ नो मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज इलेक्टेड अमंग द 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और इसी सेम मैनर में जो गवर्नर साहब हैं वो एक एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं इन द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में इन केस ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। और 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर वो मेंबरशिप ले सकता है किसी भी पार्टी की, बट विद इन 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन। तो 6 मंथ के अंदर ही उसे लेना होगा, और आफ्टर द मेंबरशिप उसे जो पार्टी की व्हिप है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एंड दे हैव टू वर्क इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द पार्टी एजेंडा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट इज़ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेंटर उन्होंने एजर्ट किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है हैज़ बीन ट्वीक्ड सो डैट द स्टेट वेयर द ILP इज़ एप्लीकेबल। तो बेसिकली इसमें क्या बोला सेंटर ने कि जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ILP एप्लीकेबल है, और जो ट्राइबल्स एरिया लाइक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हमारे 6th शेड्यूल के अंदर नोटिफाई किए गए उन्हें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उससे बाहर रखा गया। मीन्स दैट ILP एरियाज प्लस 6th शेड्यूल के जो नोटिफाइड एरिया हैं उन दोनों को एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है हमारा। तो ILP में हम देख लेंगे डेट इज़ नागालैंड आता है, और अरुणाचल प्रदेश आता है हमारा, मणिपुर, एंड अभी हमारा जो कौन सा ऐड हुआ है डेट इज़ मणिपुर। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर मेघालय नहीं आता। तो आपको चारों ये नाम याद रहने चाहिए कि हमारे इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं जो, और जो हमारे ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आप ऐसे याद रखेंगे ATM जो हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़े हैं। तो
तो ये जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पन का मतलब क्या है, 6 शेड्यूल के एरियाज़ के लिए कि जो एरिया अंडर 6 शेड्यूल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट्स परव्यू। इसका मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज़ हैं 3 कंट्रीज से, जो हमने पढ़ी थी हिस्ट्री से, आप याद रख सकते हैं बाप से, कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से, जो तीनों से थी, एंड हु आर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप, तो उनको कोई भी लैंड या ट्रेडिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे इन रीजन्स के अंदर। तो जो भी मुस्लिम रिफ्यूज़ी 3 कंट्रीज से आएंगे और उन्हें इंडियन की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, तो वो इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ऑटोनोमस रीजन है, उनमें कोई भी लैंड और ट्रेडिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। इसका एसेंशियली मतलब ये है कि जो रिफ्यूज़ी हैं वो ना तो रह सकते हैं, ना सेटल हो सकते हैं इन 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ना ही कोई बेनिफिट ले सकते हैं जो ट्राइबल्स को दिए गए हैं, इवन इफ़ दे आर प्रोवाइडेड विद द इंडियन सिटीजनशिप। तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। फर्दर लॉ मेड बाय द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनके पास पावर है, जो दी गई है 6 शेड्यूल के अंदर, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, जो एक्ट बन चुका है, उसके द्वारा नहीं ली जाएगी। और जो 6 शेड्यूल क्या है, तो जो आर्टिकल 244 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का, किन में 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, डेट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो हमने पढ़ चुके हैं, डेट इज़ ATMM। तो जो पास बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1949, इट सीक टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ADC, डेट इज़ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके फॉर्मेशन के थ्रू ये सेफगार्ड करता है जो भी इंटरेस्ट है। अब की प्रोविज़न क्या है कि जो गवर्नर है वो एम्पावर है कि वो ऑर्गेनाइज़ कर सकें, रीऑर्गेनाइज कर सके कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। और जहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो जो गवर्नर साहब होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को 7 ऑटोनोमस रीजन के। अब इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि हर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है उसके पास हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। उनमें से जो 4 हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर साहब द्वारा, और रिमेनिंग 20 जो 6 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जो उनकी टर्म देख लेते हैं कि जो 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो गवर्नर साहब की प्लेजर पे होते हैं, एंड जो मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वे उनका टर्म 5 ईयर्स का हो जाता है, अनलेस जो काउंसिल है वो डिजोल्व ना हो जाए अर्लियर। और हर जो ऑटोनोमस रीजन होता है उसका एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होती है। अब पावर देख लेते हैं काउंसिल की। तो जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती है वो एडमिनिस्टर करती है जो भी एरिया उसके जुडिक्शन में आता है। वो कोई भी कानून बना सकती है किसी भी स्पेसिफाइड मैटर्स के अंदर, लाइक लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम एंड सो ऑन। लेकिन जो भी लॉ डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल द्वारा बनाए जाते हैं तो वो गवर्नर के एसेंट के बाद ही अप्रूव होते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखेंगे। विलेज काउंसिल का होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती है वो अपने टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर एक विलेज काउंसिल बना सकते हैं एंड कोर्ट भी बना सकते हैं फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, और वो अपील हियर करते हैं अपील्स फ्रॉम दैम। और जो जुडिक्शन होता है हाई कोर्ट का ओवर दीज सूट्स एंड केसेस वो स्पेसिफाई किया जाता है बाय द गवर्नर। और जो पावर एंड फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो एस्टेब्लिश कर सकती है और कंस्ट्रक्ट कर सकती है और मैनेज भी कर सकती है प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट को, फिशरीज़ को। और इट कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग और जो ट्रेडिंग हो रही है नॉन ट्राइबल्स की। बट सच रेगुलेशन अगेन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। और जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो एम्पावर है कि वो कलेक्ट कर सकती है कोई भी लैंड रिवेन्यू और इम्पोर्ट्स कर सकते हैं सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का अप्लाई नहीं होगा इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पे और ऑटोनोमस रीजन पे, पर अगर अप्लाई भी होगा तो अप्लाई होगा विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एग्जेम्पशन। और जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन जिससे कि एग्जामिन कर सकें और रिपोर्ट कर सकें कोई भी मैटर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है फॉर दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स। और वो डिजोल्व भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो आपको यहाँ तक पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेटेड जो 25th अमेंडमेंट है वो इट सीक्स टू इंक्रीज जो फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ऑफ द टेस्ट ऑटोनोमस काउंसिल इन द 6th शेड्यूल, जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के एरियाज हैं। और जो अमेंडमेंट है प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्टेड विलेज म्यूनसिपल जो काउंसिल है ensuring democracy at the grassroots level।
जो विलेज काउंसिल है वो एम्पावर है कि वो प्रिपेयर कर सकती है प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए, इंक्लूडिंग दोज जो एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, माइनर जो इरीगेशंस होते हैं, वाटर मैनेजमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबसे रिलेटेड। और फाइनेंस कमीशन भी है, वो विल बी मैंडेट, वो रिकमेंड करेगी डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये सभी चीज़ें हम म्यूनसिपैलिटीज़ में भी पढ़ चुके हैं। और उसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरेटरीज नहीं, यूटी जो चैप्टर था उसके बाद, एंड उसके बाद इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो लक्ष्मीकांत का सीरीज़ हमारी पूरी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। 4 देखते हैं, LBA दैट इज़ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो मोर देन 4 ईयर्स आफ्टर जो हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सिचुएशन इन इरस्टवाइल एनक्लेव स्टेट, दैट जो प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस है हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल इन इंडिया। तो इशू क्या है कि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, और जो देर आर मार्क्ड कंटिन्यूटी इन द प्रॉब्लम डेट एग्जिस्टेड इन द pre-LBA ईयर्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स पहले भी थी वो भी उसके मार्क अब भी हैं, ऑल्दो जो नेचर है उनका प्रॉब्लम्स का और जो कंटेक्स्ट है प्रॉब्लम्स का चेंज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अब भी है। ऑन इंडिया पार्ट द स्पॉटलाइट्स हैड्स नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द आइडेंटिटी क्राइसिस जो फेस की जा रही है बाय द ईस्टवाइल एनक्लेव डुवेलर्स इन द pre-LBA सिचुएशंस टू इशू ऑफ पुअर गवर्नेंस एज वेल एज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में इन द post-LBA ईयर्स। तो बेसिकली एक डायग्राम में दे सकते हैं कि डील जो है नेक्स्ट वीक कि जिससे एक्सचेंज कर सकें 162 एनक्लेव्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको एंड कर सकें पेंडिंग सिंस 1947 बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। और इनमें से 162 एनक्लेव में से 111 इंडियंस के हैं, इंडियंस हैं, एंड द रेस्ट 51 कॉन्स्टिट्यूट बांग्लादेश टेरेटरी इन इंडिया। और जो 34,000 पीपल्स लिव इन 111 इंडियन एनक्लेव्स इनसाइड बांग्लादेश। तो जो 111 इंडियन एनक्लेव्स हैं तो उसमें 34,000 पीपल रहते हैं, और जो 17,000 लोग रहते हैं जो 51 एनक्लेव्स हैं जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो हम देख चुके हैं। और 3,000 जो एकड़ है बांग्लादेश लैंड्स आर इनसाइड इंडिया। तो जो बांग्लादेश का 3,000 एकड़ लैंड इंडिया के अंदर है, और जो इंडिया का 3,500 लैंड बांग्लादेश के अंदर है। तो ये डिस्प्यूट्स चल रहा है अभी। तो कंसर्न क्या है कि द इंट्रैक्टेबल डिस्कोड रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर्स जो प्रोमिस किया गया था नए सिटीजन्स को, कपल्ड विद द लॉक ऑफ कंट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में इंडिया के अंदर, हैज़ अपेरेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द एनक्लेव इनटू हॉटबेड ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। तो ये कुछ नहीं है ज़्यादा, आप बेसिकली याद रखिए लोग, ये LBA का याद रखिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ चुके हैं वहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरेटरी चैप्टर में। जो बांग्लादेशी एनक्लेव है इंडिया के अंदर और जो इंडियन एनक्लेव है बांग्लादेशी वर ट्रांसफर्ड ऑन 31 जुलाई 2015। जो एग्रीमेंट इन्वॉल्व हैंडलिंग ओवर 17,000 एकड़ ऑफ लैंड टू बांग्लादेश इन रिटर्न फॉर 7,000 एकर्स ऑफ लैंड इन 162 एनक्लेव इन वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। और इसकी ज़रूरत है अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ 116 अमेंडमेंट बिल। जो अब नेक्स्ट देखते हैं दिशा बिल, जो आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो जो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 पास किया है। और जो दिशा इज़ नेम गिवन टू द वेटरिनेरियन हु वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन हैदराबाद ऑन November 27। तो की फीचर क्या है इस एक के कि जो आप याद रखेंगे 7, 14, 21 करके। तो ये क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन का टाइम है इसमें वो 7 डेज़ का दिया गया, और जो ट्रायल है वो 14 वर्किंग डेज़ में हो जाना चाहिए। और अगर इंक्लूसिव कोई एविडेंस है एंड रिड्यूसिंग जो टोटल जजमेंट का टाइम है वो 21 दिन कर दिया गया। जो 7, 14 और 21 हमने देखे हैं कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो 4 मंथ का टाइम है जो निर्भया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और इन प्रिस्क्राइब लाइफ इम्प्रीवमेंट फॉर अदर सेक्शुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन और इंक्लूड करा इसने एक सेक्शन 354F और 354G इन द IPC। तो इसने प्रिस्क्राइब भी की है लाइफ इम्प्रीवमेंट, जो कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, तो उसने जो सेक्शन इंक्लूड किए हैं इसके रिगार्डिंग 354F एंड 354G IPC के अंदर। और किसी भी केस में अगर हरास किया जा रहा है वुमेन को थ्रू सोशल और डिजिटल मीडिया के दौरान या उसके थ्रू, और जो एक्ट है वो स्टेट करता है कि 2 साल की इम्प्रिजमेंट होगी अगर वो फर्स्ट टाइम हो रहा है,
4 साल की होगी अगर सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंटली हो रहा है। और इसके लिए एक नया सेक्शन 254E वो एडिट किया गया है हमारे जो IPC के अंदर 1860 के अंदर। बिल के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है वह इस्टेब्लिश करेगी और ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी रजिस्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी कॉल्ड द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री। और जो रजिस्ट्री है विल बी मेड पब्लिक और अवेलेबल रहेगी टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे कि स्पीडी ट्रायल इंश्योर हो सके। बिकॉज जो टाइम पीरियड दिया है 7/14/21 ये तभी भी पॉसिबल हो पाएगा अगर मोर नंबर ऑफ हमारे पास कोर्ट्स रहेंगी जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो सके। दिस कोर्ट विल एक्सक्लूसिवली डील करेंगी जो भी केस ऑफेंसेस होंगे अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन के, इंक्लूडिंग रेप, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, जो सारी केसेस है रिगार्डिंग टू द वुमेन। जो पॉस्को एक्ट है वो उसके भी सभी केसेस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल पुलिस टीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम भी बोला जाएगा, जो DSP साहब द्वारा हेड की जाएगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। और जो 7th है कि गवर्नमेंट विल ऑल्सो अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ईच एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ऑल केसेस जो हैं, ऑल द केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट वो भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सक्लूडिंग कर देगा, एक्सेप्ट लगा देगा ऑप्शन में, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये भी इसके अंदर आता है। 6th है कि कैन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्रीज की जा सकती है। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो इंक्रीज़ करें कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 1000 पे कर दें, जो एट प्रेजेंट 543 है। तो जो फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल 81 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है जो कंपोजिशन है हाउस ऑफ द पीपल, डेट इज़ लोकसभा। और ये स्टेट करता है कि जो हाउस है वो शेल कि उसमें 550 से ऊपर लोग नहीं होने चाहिए, जिनमें से जो 20 लोग हैं उससे ऊपर यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एंड इट ऑल्सो मैंडेट कि जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स होती हैं वो किस रेशो में होती हैं, कि वो सीट्स का रेशो N/P। हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में भी पढ़ा है कि नंबर टू द जो पॉपुलेशन रेशो है उस रेशो में होनी चाहिए, जो 1/4 आता है, आपको निकालना चाहिए। और एक्सेप्शन क्या है, हाउएवर दिस लॉजिक अप्लाई नहीं होता जो भी स्मॉल स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 60 lakhs डेट इज़ 6 मिलियन से कम है, वहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ये पूरी तरीके से जो N/P है ये क्वालिफाई नहीं करता है कि ये सभी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इशू है। और जो बेसिस क्या है डिटर्मिनेशन पॉपुलेशन का, तो जो सेंसस का एट प्रेजेंट 1991 लेवल चल रहा है, जो हमने पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ा है। तो जो सेंसस है वो ये वाला लेवल चल रहा है। द पॉपुलेशन नाउ मीन्स जो पॉपुलेशन जो सर्टेन की गई है प्रीवियस सेंसस में। और जो नीड्स क्या है फॉर द मोर सीट, जो कंपोजिशन जो लोअर हाउस की सेम है, 4 डिकेट्स है। और हर MP अराउंड 16 to 18 लाख जो इंडियंस होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो ये रेशनलाइज नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की। दूसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 126 जो अमेंडमेंट बिल है जो पार्लियामेंट द्वारा लास्ट वीक पास हुआ, जिसने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया फॉर SC और ST, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस का था उसका प्रोविज़न हटा दिया गया। दिस हैज़ ब्रोट द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा डाउन टू 243 नाउ। तो और स्ट्रेंथ डाउन कर दी गई है, बढ़ाने तो दूर की बात। बिसाइड्स इवन आफ्टर स्टेटहुड जो स्टेट्स की जो उपाधि भी दी गई है टू द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्रिएट की गई है फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। और जो नई स्टेट क्रिएट की गई है डेट इज़ उत्तराखंड, उन नई स्टेट के क्रिएट होने के बाद भी अब भी जो सीट्स हैं वो रिवाइज नहीं की गई हैं। तो ये इसमें नीड्स हैं कि सीट्स क्यों बढ़ानी चाहिए। अब US प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट देख लेते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है बिकम द 3rd प्रेसिडेंट जो इम्पीच किए गए बाय द US हाउस। और उन्हें वो एक्यूज़ हैं ऑफ अनलिस्टिंग फॉरेन गवर्नमेंट कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके टू द पॉलिटिकल राइवल्स बिफोर 2020 इलेक्शंस। और जो इनसे पहले 2 प्रेसिडेंट ऑलरेडी इम्पीच हो चुके हैं। तो फर्स्ट इज़ बिल क्लिंटन, जिनके पास ऊपर सेक्सुअल रिलेशनशिप का चार्जेस लगा हुआ था विद हिज इंटर्न। सेकेंड इज़ निक्सन, जो ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया था जिन्होंने आफ्टर द चार्जेस, जो वाटर गेट करप्शन चार्जेस थे उनके ऊपर। जो जुडिशरी कमेटी थी उन्होंने अप्रूव कर दिया था आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट बिफोर द हाउस कुड इवन पास देम। तो जो इम्पीचमेंट है क्या कि ये प्रोविज़न है जो अलाउ करता है कांग्रेस को, जिससे कि वो US का जो प्रेसिडेंट है उसे रिमूव कर सकती है। और अंडर द US कॉन्स्टिट्यूशन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेट इज़ जो लोअर हाउस होता है उसके पास सोल पावर है इम्पीचमेंट की, वाइल जो सीनेट है हैज़ द सोल पावर टू ट्राई ऑल इम्पीचमेंट्स।
तो ऊपर अभी हम जो इन्फोग्राफ है उसमें देखेंगे जो चीफ जस्टिस है ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट, उसकी ड्यूटी है ऑफ हैज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर द इम्पीचमेंट ट्रायल्स इन सीनेट। वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जो यूएस के अंदर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसे प्रिसाइड कौन करता है, सो वो चीफ जस्टिस होता है ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। अब किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेजन, ब्राइबरी और कोई भी हाई क्राइम जो उन्होंने किया हो। एसेंशली इसका मतलब है कोई भी अब्यूज़ ऑफ पावर बाय हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स। और इसका नेसेसरी मतलब ये नहीं है कि इट डजेंट नेसेसरी हैव टू बी अ वोलेशन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल स्टेट्यूट, कि ये नेसेसरी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का जो रूल्स है उनका वोलेशन भी नहीं होना चाहिए। केवल ये आप इन्हीं बेसिस पे देख सकते हैं, ट्रेजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स। हिस्टोरिकली इन द यूएस इट हैज़ encompassed करप्शन एंड अदर अब्यूजेस इंक्लूडिंग ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो बेसिकली आप प्रोसेस देख सकते हैं ऊपर कि फर्स्ट जो एक 6 हाउस की कमेटी होती है आर प्रोबिंग चार्ज, वो देखती है अगेंस्ट द ट्रम्प एंड दे विल सेंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस टू द जुडिशरी कमेटी। तो अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो ट्रम्प ऑफिस में रहते हैं, अगर सफिशिएंट एविडेंस मिलते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट हाउस में भेजी जाती है। और यहाँ पे फ्लोर टेस्ट होता है ऑफ 1 और मोर आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट। अगर मेजोरिटी कम है तो वो ऑफिस में रहेंगे, अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वोट इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट तो ट्रम्प साहब इम्पीच हो जाएंगे। दूसरा फिर सीनेट में जो कंट्रोल की जाती है रिपब्लिकन्स के द्वारा, सीनेट्स में फिर ट्रायल होता है, सेकेंड हाउस में भेजा जाता है, फॉलोड बाय वोटिंग ऑन कन्विक्शन, कि अगर 2/3 से लेस वोटिंग डली है तो वो ऑफिस में ही रहते हैं। अगर 2/3 जो मेंबर हैं वो वोट कर देते हैं टू कन्विक्ट तो ट्रम्प इज रिमूव्ड। और जो प्रोसेस है ऊपर आपको समझा दिया गया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देख लेते हैं कि फ्रॉम 2020 जो पीपल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव द पब्लिक हॉलीडे ऑन October 26 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यही दिन था जो ऑब्जर्व किया गया था एज ए एक्सेशन डे, कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था जो लास्ट डोगरा रूलर थे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेट इज़ महाराजा हरी सिंह विद द गवर्नर जनरल इंडिया के जो लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं। कि हुआ क्या था October 26 में कि एज़ पर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश इंडिया है वो डिवाइड कर दिया गया था इनटू द इंडिया। तो इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान रफली 580 प्रिंसली स्टेट है, तो सब जगह अलग अलग दी गई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एट प्रेजेंट करंट कि इसमें 580 प्रिंसली स्टेट दी गई है। डेट हैड साइन सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड देयर सोवरेनिटी रिस्टोर्ड टू देम। और इन एसेंस में बोलें कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं, कि वो इंडिया के डोमेन भी ज्वाइन कर सकती हैं या पाकिस्तान। और सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग बिफोर ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान इन स्टेट्स को एक साइन करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करना पड़ा था, इन विच दे होल्ड द टर्म्स ऑन विच, ये शर्तें इसमें प्रिंसिपल सभी लिखे होते थे कि जिस शर्तों पे ऑन विच दे वर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन है क्या जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट किया गया था महाराजा हरी सिंह जी द्वारा, द देन रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन October 26, 1947। एंड इट डिक्लेयर्ड है जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की एसीज टू इंडिया, की ये डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की वो इंडिया को दे दी जाती है। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन गेव इंडियन पार्लियामेंट द पावर कि वो कानून बना सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किन मैटर पे, ओनली इन मैटर ऑफ DEC, याद रखेंगे आप, डेट इज डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर जो IO है वो मेंशन करता है एक्सिलरी जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड इलेक्शन टू द डोमिनियन लेजिस्लेचर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द स्टेट मैटर्स अंडर IOA। जो आर्टिकल 370 है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे संविधान के अंदर। तो हमारे यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ, कि लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी का पावर का यूज़ करते हुए अंडर आर्टिकल 142 हमारे संविधान की डिवोर्स ग्रांट किया है ऑन द रीइटरेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो जो ये ग्राउंड है ये हमारा हिंदू मैरिज लॉ में इंक्लूड नहीं है। और ये होता क्या है कि इस सिचुएशन में अदर जो कोई भी स्पाउस जो विलिंगली नहीं है रहने के लिए कि रिलेशन में ले, और तो उसको ग्राउंड को ये इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ग्राउंड बोला गया। हाउएवर जो एपेक्स कोर्ट है इन नंबर ऑफ केसेस हैज़ प्रोवाइडेड द
सेड रिलीफ यूजिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर, जो अलाउ करती है टू डू कंप्लीट जस्टिस, दैट इज़ आर्टिकल 142। ग्राउंड क्या है डिवोर्स के हिंदू लोगों के अंदर, क्योंकि हिंदू लोग में नहीं मेंशन है इरिट्रेबल वाला, तो जो मैं हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का लेस डाउन द लॉज फॉर डिवोर्स, जो अप्लाइज होते हैं ओनली टू हिंदूज, बुद्धिज्म, जैन एंड सिख्स। और इस जो एक्ट है 13 ऑफ द एक्ट वो क्या कहता है, क्योंकि जो ग्राउंड है डिवोर्स के उसमें इंक्लूड है कि वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी ऑफ द पर्सन, कि अदर देन जो भी उसकी स्पोज है उससे अदर, और ये जो अगर चलता है फॉर मोर देन 2 ईयर्स इमिडिएटली प्रिसीडिंग जो भी उसने पेटिशन दिया उससे पहले, तो वो एक ग्राउंड मेंशन किया गया डिवोर्स का। और सेकंड है कि सेक्शन 13B प्रोवाइड फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 27 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड फॉर द ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ डिवोर्शन इन केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज अंडर द एक्ट, तो ध्यान रखेंगे आप ये ग्राउंड दिए हुए हैं। हाउएवर नाइदर ऑफ द टू एक्ट्स, की जो हिंदू एक्ट और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उनके अंदर इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया, मेंशन नहीं किया गया फॉर द डिवोर्स, तो स्पेशल यही है। तो केस क्या है कि रिसेंटली जो डिवोर्स है वो ग्राउंड किया गया, मतलब ग्रांट कर दिया गया इसी ग्राउंड पे, डेट इज़ इरिटेबल ब्रेकडाउन मैरिज का बाय द सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 142 यूज़ करते हुए। और नोट किया गया कि सच पावर एक्सरसाइज की जा सकती है पर रेयर केसेस में, इन द एब्सेंस ऑफ कोई भी कानून अगर उस के टाइम पे नहीं है, ऑन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर इन दिस बिहाफ वेयर इट इज़ फाउंडेड मैरिज इज़ टोटली अनरोगेबल, जो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है, इमोशनली डेड बियॉन्ड साल्वेज एंड बीइंग ब्रोकन। और प्रेजेंट केस में जो कोर्ट ने कहा है कि इट बिलीव डेट नॉट ओनली इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस मैरिज फ्रूटलेस बट इट इज़ कॉजिंग फर्दर इमोशनल ट्रॉमा एंड डिस्टर्बेंस टू बोथ द पार्टीज। सुनर वो एंड पे आनी है, इट बेटर कि दोनों पार्टीज़ को अभी एंड कर ले। जो हमारा आर्टिकल है 142 क्या आता है, एक यूनिक पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी भी टाइम पे वेयर लॉ और इंस्टीट्यूट्स मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी, कि जहाँ पे कानून है जो वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 42 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है बिटवीन द पार्टीज, एंड द कोर्ट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ टू पुट अ क्यूटस टू अ डिस्प्यूट इन अ मैनर वेयर इन विच बोथ बेनिफिट द फैक्ट ऑफ द केस। तो बेसिकली आप इसमें याद रखेंगे आर्टिकल 142 और जो हिंदू मैरिज एक्ट था और स्पेशल मैरिज एक्ट है उन दोनों में ही जो इरिटेबल का जो ग्राउंड है, इरिटेबल ब्रेकडाउन, तो वो मेंशन नहीं है। जो सजेशन देख लेते हैं लॉ कमीशन द्वारा जो दिए जा रहे हैं। जो लॉ कमीशन है इंडिया की हैज़ ट्वाइस रिकमेंडेड द इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज बी इंक्लूडेड एज अ न्यू ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स, की जो लॉ कमीशन है इंडिया की उसने 2 बार रिकमेंड किया है कि जो इरिटेबल ब्रेकडाउन है मैरिज का वो इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स टू द हिंदूज इन द हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। तो ये सजेशन है लॉ कमीशन का। तो गाइज हम यहाँ तक